अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना महोबा में आज आपका अध्याय हिंदी में जो अध्याय है वो है अलंकार। परीक्षाओं की दृष्टि से अलंकार आपके यूपी में जितने भी वनडे एग्जाम हैं और यूपी SSC, UPSI जो अभी एग्जाम बराबर लगी हुई उनकी दृष्टि से हिंदी में जो एक अध्याय है अलंकार, उसमें प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और इसी दृष्टि को देखते हुए हम लोग आज अपना एक अध्याय पूर्ण करेंगे, वो है अलंकार। अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ होता है वो है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। यानी कि अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होता है? अलम प्लस कार। अलम मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और कार मतलब करने वाला। तो यानी कि जो काव्य को क्या करे? आभूषित करे। ठीक है, यानी कि सजाए, सुशोभित करे, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य या कविता को। इसमें आप लोगों ने देखा कि प्रकार के बारे में या अलंकार के प्रकार के बारे में बहुत मतभेद रहता है। ठीक है, तब अलंकार के अगर प्रकार पूछे जाएं, प्रकार कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को बताने में ये बहुत असहज हो जाएगा, क्योंकि अलंकार जितने भी कवि, महान विद्वान कवि हुए हैं, उन्होंने अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार के इसके क्या किए हैं? प्रकार बताए हैं। मम्मट ने अलग बताए हैं, दांडी ने अलग बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी जितने विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने आधार पर सब अलग अलग बताए हैं। ठीक है, तो अलम मतलब क्या होता है? आभूषण। और कार मतलब क्या होता है? करने वाला या करना। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि अलंकार को कुछ ऐसे विद्वान जिन्हें अलंकार का पिता किसे कहते हैं? अलंकार का पिता भामह को कहते हैं। किसे कहते हैं? भामह। तो अलंकार का पिता किसे कहा जाता है? भामह। आप कुछ नाम ऐसे पढ़ते जाएंगे, कभी अगर रचनाएं आई आपके सिलेबस में तो वहां पर आपको ये अक्षर मिलेंगे, भामह, दंडी, मम्मट। ठीक है, अब अलंकार का पिता भामह। भामह ने 35 प्रकार के अलंकार बताए हैं। कितने प्रकार के? 35 प्रकार के अलंकार बताए हैं। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? नहीं, भरत मुनि ने। किसने किया था? भरत मुनि ने। तो अलंकार का पहले हम अलंकार के बारे में संक्षिप्त कुछ जानकारी उसकी देख रहे हैं, वो आप लोग लिखते जाएं। तो अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि। किसने किया था? भरत मुनि। और इन्होंने जो अलंकार बताए थे वो कितने प्रकार के, अपने उसमें काव्य में अलंकार कितने प्रकार के प्रयोग किए थे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया था। तो कौन कौन अलंकारों का प्रयोग किया था? उपमा, रूपक। ठीक है, और बताओ कौन सा किया था? है किसी को पता? उपमा हो गया, रूपक हो गया, यमक और दीपक। कौन कौन? उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार। प्रश्न आपसे एक दो बार ऐसा पूछा गया है कि भरत मुनि, कभी भरत मुनि द्वारा किस अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहां पर जैसे दे दिया गया उपमा, रूपक और श्लेष दे दिया गया, तो श्लेष अलंकार का प्रयोग नहीं किया है, या कोई सा भी अलंकार आ जाए, अनुप्रास आ जाए, तो उसका भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबने अपनी आधार पर अलग अलग संख्या बताई है। काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी थी? जो काव्य शास्त्रीय परिभाषा थी वो सर्वप्रथम दांडी ने दी थी। किसने दी थी? दांडी ने। तो इस एक और लिख लें, काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी थी? पहले क्या हो गया? ये अलंकार का पिता किसे कहा जाता है? भामह को। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भरत मुनि ने। ठीक है, और काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा थी, काव्य शास्त्रीय परिभाषा, ठीक है, किसने दी थी? दांडी। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र जो थे उसमें जिस प्रकार से प्रयोग किए, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र हैं। ठीक है, अब देखेंगे काव्य शास्त्र की परिभाषा किसने दी थी? ठीक हो गया। अब देखिए, इतना हो गया है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत यानी आभूषण। कभी कभी शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है कि अलंकार।
अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार से महिला या स्त्रियां या पुरुष जो भी अपने आप को सुशोभित या सुंदर बनाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं तो वो उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जब काव्य में हम काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का या जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं, जिस अर्थ का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। तो इसकी पहले लिखने एक छोटी सी परिभाषा। इसको हो गया, इसको मिटा दें, ठीक है। अब लिखें अलंकार की परिभाषा। किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जो, ऐसे लिखें, जो अलंकार की परिभाषा। हाँ ठीक है। जो शब्द किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकारोति इति अलंकार। अलंकारोति इति अलंकार, इसे लिखना नहीं है, ठीक है। यानी कि जो अलंकार को क्या करें? शोभा बढ़ाएं, उसके बारे में वर्णन करें, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है। और वैसे अलंकार के आप लोगों ने पढ़े होंगे, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद भी पढ़े होंगे आपने। कौन कौन? एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और एक उपमा नहीं है, उभय अलंकार, ठीक है। तो जो शब्द की शोभा बढ़ाएं वो क्या कहलाते हैं? शब्द अलंकार। जो अर्थ की शोभा बढ़ाएं वो क्या कहलाते हैं? अर्थ अलंकार। जो शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाएं वो क्या कहलाते हैं? उभय अलंकार। उभय मतलब कि जो जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का अलंकरण हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो प्रकार कौन कौन से लिखेंगे मुख्यतः अलंकार के भेद में? एक है आपका शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। अब हम पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार। किसको पढ़ेंगे? शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार की एक तरफ इसको थोड़ा सा कर दूं। जहां शब्दों के कारण, शब्द अलंकार की परिभाषा लिख रहे हैं, जहां शब्दों के कारण, जहां शब्दों के कारण कविता, कॉमेडी, कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न, कविता कॉमेडी, कविता में जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य आ जाए उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। आप लोग बताएं शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? 5। कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे कि 7 भी होते हैं, लेकिन प्रमुखता जो पढ़ते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं वो 5 ही प्रकार के क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तब क्या होते हैं? शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के कितने होते हैं भेद या प्रकार? 5 होते हैं। तो शब्द अलंकार के प्रकार सबसे पहले कौन है? अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बेटा? जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। शब्दों की जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास। अब इसको अगर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तब देखेंगे आप क्या निकलेगा इसमें। एक है अनु और एक है प्रास। अनु मतलब होता है, अनु यानी किसी के साथ में चलना बार बार। अनु मतलब क्या होता है? बार बार, बार बार, ठीक है। और प्रास मतलब होता है वर्ण या अक्षर। क्या होता है प्रास मतलब? वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर है तो एक ही, ठीक है। कहीं पर आपको वर्ण लिखा मिल जाए या अक्षर लिखा मिल जाए तब उसको ध्यान रखिएगा। वर्ण पता है ना क्या है, क्या होते हैं बेटा वर्ण? वर्ण पता होगा तभी तो आगे बढ़े, हम बार बार बोलते रहेंगे। क्या होता है आप तो बताएं। वर्ण जैसे शब्द हम बोल रहे हैं, कहीं शब्द कहीं वर्ण, क्या होते हैं वर्ण? जब ये दो चार पता होंगे बोलने वाले जो हम यहाँ पर वाचक बोल रहे हैं, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। पूरा कैसे पढ़ेंगे, इतना लंबा क्लास होगी तो। क्या होते हैं बेटा बताओ, थोड़ा बहुत इतना बताने की हमें सुनाई दे जाए, ठीक है। आप बताएं बेटा क्या होते हैं वर्ण? जब भी क्लास लेते हैं हम अक्सर बात करते थे, वर्ण क्या है? वर्ण शब्द है। अरे हाँ बताओ, बस ऐसे ही तो बताना है। यानी कि जो क्या होते हैं आपके छोटा, उसमें आपको बिल्कुल भी देखो, कुछ लोग तो इसी कारण से है ना, आपको पता होगा कि जो छोटा बड़ा जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग, जैसे हम बार बार आपको हमेशा चर्चा करते हैं, जैसे का, ला और मा, इसकी हम चर्चा अक्सर करते हैं कि जी हमने जो लिखे हैं अलग अलग, का लिखा है, ला लिखा है और माँ लिखा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। कोई भी क्लास रहती है हमारी तो हम उस क्लास में कुछ जो बेसिक है शब्दावली उनका आपको हमेशा जिक्र करके चलते हैं। जैसे अभी आने वाले समय में हम आपको कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ की भी चर्चा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आपका रिपीटिंग चलता रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है बस, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं आप भूलेंगे। जब हमने इसको एक साथ में मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? ये शब्द बन गया। तो वर्ण या अच्छा, अक्षर तो वही है ना, वर्णमाला। अरे वर्ण से वर्णमाला पढ़ते थे ना, जो किताबों में लिखी रहती थी, जो पहाड़ियाँ आती थी छोटा बड़ा की, ठीक है, उसके ऊपर यही तो लिखा रहता था वर्णमाला। यानी पहले वर्ण रहेंगे, फिर दो दो वर्ण मिला देंगे, फिर तीन के, फिर चार के, यही तो मिल जाता था, तो वो पूरा माला बन जाता था। उसे क्या कहते थे? वर्णमाला। अब तो नहीं भूलेंगे उसे एक साथ। कोई सा भी आप उठाकर देख लेंगे, यहाँ पर आ लिखा है, ना लिखा है, प्रा लिखा है, सा लिखा है, ये सब पहले क्या थे? वर्ण थे अलग अलग। जब इनको मिला दिया तो ये क्या मिल गया? एक पूरा शब्द बन गया। और जब शब्दों को मिला देते हैं, बहुत सारे शब्दों को हमने मिला दिया, जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य आ जाए, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कितने सारे शब्द मिल गए, ये पूरा एक क्या हो गया अपने आप में? वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। यही है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने जहन में अच्छे से बिठा लेंगे, और पूछने पे हो सकता है कभी आप एक भी चीज नहीं बता पाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वर्ण मतलब, अनु मतलब क्या होता है? बार बार। प्रास मतलब वर्ण या अक्षर। तो वर्ण का, वर्ण यानी वर्ण या अक्षरों का बार बार आना क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो इसमें लिखे अनुप्रास अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, इसमें एक उदाहरण लिख लें, बहुत सरल से उदाहरण आप लोगों के लिए है, और इसको पढ़ने के लिए सरल उदाहरण ही यूज करिएगा। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तरनी तनुज तट तमाल तरबर बहु छाई, ठीक है। यमुना छवि के प्रसंग से है, साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें है ना। हाँ, तो यमुना छवि किसकी है?
अरे यमुना छवि जो है, हमने तो बता दिया टाइटल। यमुना छवि किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यमुना छवि उनकी थोड़ी है। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या लिखा? रघुपति राघव। अब इतना याद भी नहीं रहता ना, बहुत दिन हो गए। हिंदी कोई लिए है क्या ग्रेजुएशन में? लिए हो? तब तो आपके में साहित्य में ये सब तो बराबर पढ़ने को मिलते होंगे। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम में हम देखते हैं रा 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 और रा। ठीक है, इन क्या हो गया? इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार आए हैं। अब यहाँ पर कुछ समय जब हम इनके भेद पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा आप अपने आप को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ ना हो ऐसा। लेकिन अब हम हमेशा पढ़ते हैं अनुप्रास को, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। थोड़ा सा इसके अब अंदर जाकर पढ़ेंगे अनुप्रास के भेद। ठीक है, तो अनुप्रास जो अलंकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता? अनुप्रास बस इस भाग के अंदर जाएंगे, बाकी सबको अंदर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके एसआई में जब प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे होंगे तो पूछ लिए गए हैं कि एक इसका उदाहरण है, कहीं क्षेत्रानुप्रास है, कहीं श्रुत्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, अनंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होते हैं? कहीं कहीं पर शब्दों को दोहरा दिया जाता है, पूछ लिया जाता है प्रश्न के रूप में, तब आपको जानकारी होना चाहिए। और बाकी तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। थोड़ा सा इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। जो भेद होते हैं उनको हम बांटेंगे वर्णानुसार। जो वर्ण के अनुसार बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णानुसार। क्या हो गया? अनकंफर्टेबल हो गया। ठीक है, और शब्दानुसार। शब्दानुसार कुछ समय का समय लेंगे, आपको इतना पहले लिख लीजिए, वर्णानुसार और शब्दानुसार। ठीक है, तो हम इसी में वर्णानुसार में पढ़ेंगे। पहले वर्णानुसार में एक देखेंगे क्या है? 6 का अनुप्रास। क्या है? 6 का अनुप्रास। नहीं, अब इसी के हम पढ़ रहे हैं ना, 5 ही में लिखवा देंगे। भेद नहीं बताए हमने, आपको सरलता बता दी कि वर्ण के अनुसार जिन्हें हम क्या करेंगे, जैसे अनुप्रास में वर्ण के अनुसार जिनका भेद करेंगे वो वर्णानुसार हो गई। कुछ एक का शब्द के अनुसार करेंगे विभाजन तो वो क्या हो जाएंगे? शब्दानुसार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 6 का अनुप्रास लिख लीजिए। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और बक्का। ठीक है, नहीं, वृत्त्यानुप्रास। और उसके बाद इस 5वें के रूप में यहां पर लिख लीजिए लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहिए लाटानुप्रास की, कि लाटानुप्रास कहीं ना कहीं आपको यमक अलंकार की तरह लगता है। किस अलंकार की तरह लगता है? यमक अलंकार की तरह लगता है, या इसी को क्या कहा जाता है? यमक का उल्टा। क्या कहा जाता है? यमक का उल्टा। क्यों कहा जाता है? जैसे हमने इसका एक उदाहरण आपको बताया, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके उदाहरण को और समझने के लिए, फिर उसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं इसके। ठीक है, जैसे हमने लिखा पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आपके सामने एक उदाहरण है जिसमें शब्द आप ले रहे हैं, पूत दोनों जगह पर है, तो भी है, का भी है, धन भी है, संचय भी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। क्या है बेटा? शब्द हैं। क्या है?
दोनों जगह पर एक जैसे हैं, 2 बार प्रयोग हुए हैं। कितनी बार? 2 बार। और हम यही पढ़ते आए हैं, किसमें पढ़ते आए हैं? यमक अलंकार में। क्या पढ़ते आए हैं? जहां पर 2 शब्द एक जैसे हों और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग। जब अर्थ अलग अलग हो जाएगा तो वो बेटा यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। लेकिन यमक अलंकार भी किसका है रूप? शब्द अलंकार का ही है एक भेद। यमक अलंकार भी किसका भेद है? शब्द अलंकार का। जो लाटानुप्रास पढ़ रहे हैं वो भी किसका है? शब्द अलंकार का ही है। लेकिन शब्द में हम अगर इसकी और अंदर चले जाएंगे तो कहेंगे शब्द अलंकार में किसका है? तो अनुप्रास का है। और अनुप्रास को 2 रूपों में सरलता के लिए कर दिया है विभाजित। क्या? एक को हमने वर्णानुसार कर दिया और एक को हमने शब्द अनुसार, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, जहां पर एक वर्ण की होगी, जहां पर 2 वर्ण की होगी, जहां पर 2 से अधिक की होगी, तो आप यहां पर पढ़ लेना। और जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो बेटा, जहां शब्द दोहराए जाए लेकिन उन शब्दों का अर्थ नहीं बदले, अर्थ क्या रहे? सेम रहे। यानी कि संचय माने इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और नीचे भी क्या है? संचय मतलब इकट्ठा करना। ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ रहे थे कनक कनक 2 शब्द समान थे, एक कनक का अर्थ होता था धतूरा और एक कनक का अर्थ था सोना। लेकिन यहाँ पर संचय पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों संचय का अर्थ ही एक है, यानी कि इकट्ठा करना। आया इस समझ में? आ गया ना? ठीक है। यानी कि आपको पूत भी, अगर पूत भर को ले लो तो पूत मतलब की हो गया पुत्र, है ना, या लड़का, तो पूत कपूत, तो काधन संचय। अगर पूत यानी कि पुत्र अगर आपका कपूत है, यानी बुरा कर्म करने वाले हैं, तो आप चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर लें, वो सब धन क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। और पूत अगर सपूत है तो फिर आपको धन संचय करने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद इतना कर लेगा कि सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग सपूत हैं, सपूत ही है ना? ठीक है। ठीक है। तो तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, आगे आप अपना अच्छा करेंगे। ठीक है। कपूत कोई नहीं होता, कपूत लोगों की दृष्टि में होते हैं। ठीक है। कोई अपने से नहीं बनता है। ठीक है। चलो वर्णानुसार, और इसको लिख लें, फिर इसको एक एक हम करें। ठीक है, हो गया क्लियर? तो चलें अब हम सबसे पहले छेक अनुप्रास के बारे में पढ़ेंगे। लाटानुप्रास को भी हम लिख लेंगे बाद में, लेकिन अभी आपके समझने के लिए है, पर्याप्त हो गया ना समझने के लिए, कि जहां पर फिर से दोहरा दें, जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, तुरंत कौन सा है? यमक। और जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ सेम रहे, समान रहे, लाटानुप्रास हो जाएंगे। एक्चुअली में क्या है, आप लोग जब पढ़ते हैं अपनी किताबों से, इसको भी पढ़ते होंगे, सब में दिया है। अगर आप अग्रवाल की किताब उठाकर अगर पढ़ेंगे, हरदेव बहारी जी की किताब पढ़ेंगे, ठीक है, अगर उन किताबों को यहाँ पर भी, क्योंकि बुक अवेलेबल हो गई है हिंदी की, अगर उसमें जाकर अलंकार पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अलंकार हम बता दें, छेक अनुप्रास होगा, वृत्यानुप्रास होगा और लाटानुप्रास, 3 अलंकार। इसलिए भयभीत नहीं होना कि 2 क्यों नहीं मिल रहे हमें, क्योंकि 2 इतना ज्यादा परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं और आपका सिलेबस अन्यथा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए नहीं दिए गए। समझ गए? ठीक है। तो 3 को हम लोग भी समझ लेंगे, हम तो 5 को समझ लेंगे, लेकिन 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। अगर अब अंदर भी आ रहे तो अलंकार में आप सुशोभित हो जाएंगे। ठीक है। चले तो छेक अनुप्रास में लिखें, छेक अनुप्रास डालें और छेक अनुप्रास में लिखें, एक वर्ण केवल 2 बार आवे, एक वर्ण केवल 2 बार आवे, आए लिख लेंगे, एक वर्ण केवल 2 बार आए, चाहे लगातार आए या फिर छिक छिक कर आए। छेक अनुप्रास तो यही है ना, छेक देना। छेक अनुप्रास क्या है? छेक देना। चाहे लगातार आए या छेक कर आए, यानी रुक कर आए, चाहे लगातार आए या छेक कर
आप लोग इस भाषा को समझ लेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? छह का अनुप्रास। इसका उदाहरण लिख लें बेटा छह का अनुप्रास का। कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। यहां पर का ठीक है, एक बण यानी का बण है, ये सिर्फ एक ही बार दोहराया गया है। अब आप इसमें अगर जैसे हमने सबसे पहले आपने इसको पढ़ा इसलिए इसको लिखा रहने दिया जाए, रघुपति राघव राजा राम। इसमें रा शब्द बेटा कितने बार दोहरा दिए गए हैं? दो या दो से अधिक बार दोहरा दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन जब दो ही बार दोहराए जाए, जैसे का और का, भा और भा, यही है ना। एक बार केवल एक बार दोहराया जाए, एक बार और आए तो उसे हम क्या कहते हैं? छेक। इसके बाद छेक दिया, रोक दिया। छेकना मतलब क्या होता है? छेकना अपनी भाषा हो गई, उसका अर्थ यही है रोकना, ठीक है। तो रोक दिया जाए एक बार के बाद बेटा, तो वो क्या हो जाता है? छह का अनुप्रास हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया छह का अनुप्रास? थोड़ा बताते जाइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा और उदाहरण के माध्यम से बता दिया जाता है। 2 उदाहरण 4 उदाहरण, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसके उदाहरण तो खुद हो जाएगा। छह का अनुप्रास के बाद आप लिखें वृत्त्यानुप्रास। क्या लिखेंगे? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास जहां एक या अनेक वर्णों की बार बार, जहां एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति स्वरूपता या क्रमशः हो। स्वरूपता या क्रमशः हो, उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। अब इसमें आप चाहें तो ऊपर वाले उदाहरण लिख लें या, ठीक है। तन्नी तनुज तट तमाल तरवर बहुछाए, और भी इसमें अगर लिखवा दें, ठीक है। कुल कानन कुंडल मूर पखा उर्पे, कुल कानन कुंडल मूर पखा उर्पे विराजमान विराजत है। कुल कानन कुंडल मूर पखा। जब बहुत ज्यादा अंदर की बात पूछी जाएगी तब के लिए है, ठीक है। इसमें तरनी तनुजा वाला भी आप लिख सकते हैं, रघुपति राघव वाला भी इसमें दोबारा लिख सकते हैं। यानी कि जो आपने अभी तक पढ़े थे, जो आपको पढ़ाए जाते थे कि हाँ कि अब वर्णों का बार बार क्या होना, आना या आवृत्ति होना, और उदाहरण आपको बहुत सारे लिखवा दिए जाते थे। वो उसमें आपने कभी गौर किया है कि कहीं पर बहुत बार आ गया, कहीं पर 2 ही बार आया, कहीं पर 2 से अधिक तो हम लोग पढ़ लिए, कहीं पर 2 बार आया, कहीं पर शब्द आ गया। अगर शब्द आ जाएगा और शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो आप आंख बंद करके आपका दिमाग सीधे कहाँ जाता है? यमक में जाता है। और जब घर आते हैं तो आप या तो आप किसी से क्या कर लेते हैं? झगड़ा करने के लिए आतुर हो जाते हैं, प्रेम वाला झगड़ा, ऐसे नहीं, ठीक है, कि अरे नहीं यही है हमने पढ़ा है, यही हमने पढ़ा है, हम घर से पढ़ के आए हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति बस एक शब्द बोलता है, कहता नहीं हमने अभ्युदय योजना में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या किया गया है? यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो कौन सा अलंकार है जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ वही रहे, अर्थ न बदले। वो कौन है? लाटानुप्रास, ठीक है। लोटानुप्रास नहीं, लाटानुप्रास है, ठीक है। तो आप लौट जाएंगे और आपका विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। इसलिए आप अगला करें, वृत्तानुप्रास के बाद करें श्रुत्यानुप्रास। रुक जाओ, पहुंच रहे हैं। हम अभी वर्णों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है बेटा? श्रुत्यानुसार। अब यहां पर
श्रुत्यानुसार इसमें लिखें एक शब्द मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित होता है। श्रुत्यानुसार मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित होता है। अब इसी क्रम पर आशुतोष अब बताओ मुख्य उच्चारण स्थान कौन कौन होते हैं, किस में आते हैं, स्वर में आते हैं या व्यंजन में आते हैं? स्पर्श व्यंजन, चलो ठीक है और सरल कर, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। भूल गए? इतनी मेहनत से आए हो पढ़ने के लिए क्लास, एक्साइट होके एकदम हैं, वहाँ से ऐसे डोलते हुए एकदम चले आ रहे थे कि बस आप तो हिंदी आज, है ना? ठीक है, कितने होते हैं? व्यंजन पढ़े हैं ना? अरे हमें पढ़े, हमारी 25 होते हैं ना। अब 25 किस रूप में होते हैं? जो मुख्य उच्चारण स्थान आप बताएंगे भैया, मतलब मुख्य के जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ शब्द बोलते हैं, ठीक है? बता दें जैसे कंठ, कहाँ से बोलते हैं बेटा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना? ये हमारे मुख्य उच्चारण स्थान है। तो जैसे कंठ से हम क्या बोलते हैं? जो का के लगातार 5 होंगे, क्या बोलते हैं बेटा? का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है? चा, छा, जा, धा, इया, टा, था, डा, धा, धा, ता, था, डा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, बेटा हर जगह काम आती। जब हम लोग संधि पढ़े तब वहां पर इन्होंने पीछे किया कि नहीं, और आप ऐसे पढ़ते रहें तब फिर इनका कहीं आपको प्रयोग ही नहीं समझ में आएगा। पढ़ लेंगे मुख्य उच्चारण स्थान से संबंधित होता हो गया, ठीक है? अब जहां पर क्या हुआ, कुछ हमसे घोष, हाँ, तो अब इसमें ही बेटा अब हम क्या करते हैं, किन्हीं को घोष कह देते हैं, किसी को अघोष कह देते हैं। यहीं पर महाप्राण मिल जाते हैं बेटा, यहीं पे अल्प प्राण मिल जाते हैं, यहीं पर हमें इसके अलावा भी मिल जाते हैं, यार अलावा भी कुछ होते हैं, शासा शाखा भी होते हैं, ठीक है? इसको आप लोग दोहराते, हम बार बार क्या कहते हैं कि हम एक क्लास में आपको नहीं बहुत ज्यादा दोहरा सकते ना, हर चीज महत्वपूर्ण तो सभी कुछ है भाई, ठीक है? हम हिंदी में हम कह रहे कि जैसे यहाँ पे चर्चा हो गई, अब ये रिवाइज हो गया आपका। अब आपको एक बार क्या करना है कि घोष अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है, स्पर्शी, अंत स्पर्शी, जो भी है एक बार आप पढ़ लीजिएगा जाकर कि हाँ देखो आ रहे थे, दिमाग में आया था लेकिन हमसे याद नहीं आया क्लास में, यानी कि वो क्या हो गया, भूल गया बेटा, ठीक है? चलें, तो इसमें तो मुख्य के उच्चारण स्थान से संबंधित होता है। इसका उदाहरण लिखें, तेही निसी में सीता पह जाई, तेही निसी में सीता पह जाई। कभी कुछ इस प्रकार के आ जाए, इसीलिए सूत्रानुप्रास को बड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एक तो परेशान करता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। जैसे ता से शुरू है, ना से शुरू है, ठीक है? तो अब जब इस प्रकार से शुरू हो जाएंगे, आपको कोई भी नियम ना लगे। अब ये पूछ ले कि ये कौन सा अलंकार है, अब दे दे यहाँ पर यमक, देखना कैसे देंगे, यमक दे दी, ठीक है? अब आपको अनुप्रास एक दे दिया, अब तो अभी तो बता ही लेंगे, यमक दे दिया, अनुप्रास दे दिया, उपमा दे दिया और रूपक दे दिया। अब आप ढूंढ रहे हैं, अरे उपमा तुलना कहाँ कर रही है, ऐसा तो नहीं है सीता जी की निसी से तुलना कर दी हो, लगेगा दिमाग, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सीता जी हैं, व्यक्ति की जब किसी अन्य चीज से तुलना की जाती है तो वही तो क्या है, वही तो उपमा है। फिर रूपक लगेगा, ऐसा तो नहीं है निसी की सीता से कर दी हो, कुछ भी फिर दिमाग लगेगा। लेकिन और फिर आप इसमें आ जाएंगे, क्या कहते हैं, यमक में। अब यमक में कहेंगे अच्छा इसके नीचे की भी अभी एक लाइन है, ठीक है, तो वो भी लिखा हो तो आप कहेंगे अरे दो शब्द कहाँ मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मिसप्रिंट हो, कहीं जाए की जगह लिख दे वो साइन, ठीक है, तो वो अनज्ञानप्रास हो जाएगा। लेकिन जब जहां पर जैसे ता से शुरू कुछ ऐसे शब्द हो रहे जो एक बार हैं,
ता है, ना है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएंगे। जा हो गया, ता है, ना है, पा है, मिल गया ना। सब कहीं अलग अलग, यानी मुख वाले आ गई। क्या आ गई? मुख वाले, यानी स्पर्श व्यंजन या मुख बोले जाने वाले क्या आ गए हैं, यहाँ पर शब्द आ गए हैं, वर्ण आ गए हैं, इसलिए वो कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? श्रुत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा? श्रुत्यानु। क्लियर हो गया? ये तो बहुत कम मिलेंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त है। जब आपको कोई भी नियम ना लगे तब एक बार इस नियम की तरफ चले जाना। कहीं श्रुत्यानुप्रास तो नहीं है, कहीं पा से, चा से, टा से, दा से, फा से, बा से कुछ शुरू तो नहीं हो रहा है। अलग अलग रिपीटिंग हो गया तो फिर तो हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे। अगर उसने ता और ता एक बार और दे दिया होता यहाँ पर, तब तो आप तुरंत कह देते अरे ये तो कौन सा है? छायानुप्रास है। अगर उसने ता 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 दे दिया होता, पा 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 दे दिया होता, तो आप तुरंत कह देते कौन सा अलंकार? वृत्यानुप्रास। यही कहते ना कि आपको कुछ नहीं है तो अनुप्रास तो है ही। लेकिन जब इस प्रकार से आ जाए तब उसके लिए याद रखिएगा ये क्या हो गया बेटा? श्रुत्यानुप्रास। क्या हो गया? श्रुत्यानुप्रास। अब लिखेंगे आप अगला। कौन सा? अब ऐसे नहीं जैसे ता है, ना है। अब सा, शा, शा, शा आपने पढ़ा नहीं है? तीनों सा यहाँ पर होते हैं। या, रा, ला भी होते हैं। हमने तो मुख्य की बात कर दी तो सा तो बोले ही जाएगा। ठीक है, चले। अब इसके बाद श्रुत्यानुप्रास के बाद लिखें अंत्यानुप्रास। इसको हटा दें, अगर ये ना लिखा हो तो इसको लिख लेना, हम लिख रहे जब तक। अंत्यानुप्रास क्या हो गया बेटा? सर सब घोष ना घोषे थे होते ना? हैं? सब घोषे और घोषे थे होते ना? सब घोष और घोषे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। घोष, जैसे कहीं कहीं पर घोष लिखा होगा है ना, तो घोष सघोष ऐसे उसको एक बार इसलिए कह रहे। अगर आप इसमें अगर एसआई वाले जो बच्चे अलग से हों तो एक बार आप लोग कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? एसआई का जो फॉर्म डाले नहीं है 5 ही लोग हैं ना। अगर नहीं है तब भी आप लोगों के लिए फिर से एक बार आप लोग कोशिश करें कि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की क्लास अब हम फिर से यहाँ पर आने लगेंगे अपना पढ़ने के लिए EMRS वाला। ठीक है, तो अगर उसके बीच में अगर आप लोग आधा घंटा की हिंदी की है ना, क्या हो गया है? अरे कोई बात नहीं, तो उसके बीच में अगर आप आधा घंटा की, 1 घंटा की अगर क्लास यहाँ पर चाहते हैं तो वो हो जाए करेगी। तो उसमें क्या है, कुछ रिवीजन हो जाता है। ठीक है, बाहर कुछ नहीं पूछते, जो पेपर आता है यही जो आप पढ़ा रहे हैं यही समझ नहीं कर देते। उसी में अब ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़े भी रहते हैं, बस उसे रिवीजन नहीं होता है, अलग से थोड़ी ना कुछ है। अब हम मोटिवेट कैसे कर दें? ऐसा क्या बोलने की आप लोगों के अंदर एकदम हवाई जहाज बन जाए, आग लग जाए। मोटिवेट के लिए कुछ करिए, मोटिवेट करिए। आप लोग स्वतः इतने समझदार हैं, खुद मोटिवेट हैं, और आपका मोटिवेट कुछ क्षण के लिए होता है क्योंकि आपके अंदर इतने सारे रस हैं। ठीक है, होते ना, जैसे हमने बताया था जब रस पढ़ाएंगे तो रस में बताया था कि रस कुछ क्षण के लिए होते हैं। अब इसके बीच में अगर बहुत देर तक बात करेंगे, बहुत देर तक अगर आप खुद मोटिवेट है, मोटिवेट जो है वो अभी हैं, जो थे वो भी पढ़ कर गए हैं। ठीक है, और जो नहीं मोटिवेट हो सकते हैं, जो कहीं और मोटिवेट हो रहे हैं, किसी और चीज से मोटिवेट हो रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं काम। आप लोग तो अपना काम कर रहे हैं। अब बीच में अगर हम 5, 10, 15 मिनट अगर आपको यहाँ से वहां ले जाएंगे, ठीक है, बात करने में, तो वो थोड़ा हमारी शैली से अनुरूप हो जाता है। हमें तो ये लग रहा है कि हम पूछ लें विषय से संबंधित अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं। आप तो 5 बता दो, यही अगर बता दिए तो आप मोटिवेट हो गए, और नहीं बता पाए तो हमारा पढ़ाना बेकार है, कुछ बोलना बेकार है कि नहीं है? बस यही आपके लिए सब कुछ है। अगर हमने कहा कि ऐसा है और आपने बता दिया, आपको जो पढ़ा है वो समझ में आ गया, तब ठीक है। आप चले, हाँ रेज कर दिए। चलो, क्या लिखवाया था? अंत्यानुप्रास। लिखे बेटा अंत्यानुप्रास में अंत में तुक बनती है, अंत में तुक, बस इतना लिख लेना। अंत में क्या होता है? तुक, तुक बनता है। आप लोग गाना जब गाते हैं, ठीक है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पति ते पावन सीताराम, है ना। अब पता चले कोई गाना बने रघुपति राघव राजा राम, पति ते पावन सीता लक्ष्मण, वो तुक नहीं बना ना। लय, तुक मतलब लय। जब आप लोग कोई चीज बोलते हैं, जब हम भी कुछ ऐसा बोलें, मालूम चले आपको उम्मीद है कि हम कोई
जैसे तरनी तनुज तट तमाल तरबर बहु छाई, झुके कूल सो नैनन से अधरन को परछाई। ठीक है, तो क्या हो गया, तरनी तनुज तट तरबर बहु छाई और लास्ट में छाई। तो इस प्रकार के शब्द आए तो अच्छा लगा। अब मालूम चले कि वो कभी कभी आप लोग कोई प्रसंग पढ़ते होंगे, वो बड़ा अटपटा रहता है, ऊपर की कुछ और लाइन नीचे कुछ और लाइन, तो आप कहेंगे अरे पता नहीं। जब एक जैसा लाई तो लाई, जाई तो जाई, तो खाई तो खाई। ठीक है, ये तुक है, समझ, ये तुक होते हैं। ठीक है, चलो अंत में तुक बने, इसमें एक लिखना गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। लास्ट के जो वर्ण है वो मिलने चाहिए, लास्ट के वर्ण भी क्या होने चाहिए बेटा, मिलने चाहिए, और इनमें तुक बनना चाहिए। वो क्या होते हैं, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब अंत के प्रास बेटा, अंत के क्या हो, मिल रहे हो, जैसे ये है, ये दोनों मिल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे जन और जन। अब देखो, गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, हो गया, तुक बन गया ना। अब यहाँ पे व्यंजन की जगह अगर आप कुछ भी लिखते तो वो आपका तुक नहीं बनता और वो मिस्टेक वाला हो जाता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। ये क्या हो गया, अंत्यानुप्रास, यानी अंत में जो क्या मिले, तुक मिले। ठीक है, शब्द नहीं मिलेगा, शब्द नहीं मिल रहा है, अब उसको विभाजित भी ना करना, अंजन अंजन, फिर कहने लगे सर यहाँ पे अंजन, और इसको विभाजन को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर भी अंजन निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं, हम सिर्फ वर्णों तक उसे देना होता तो यहाँ भी अंजन दिया है और यहाँ भी अंजन दे देता। ठीक है, समझ गए। अब लिखेंगे, क्लियर हो गया ना। ठीक है, इसके बाद अभी सब पूछ रहे हैं पांचों, अब पांचवा लिखेंगे लाटानुप्रास। पांचवा क्या लिखेंगे, शब्दानुसार वाला लिखेंगे लाटानुप्रास। अरे ये तो लिख ही ना पाए होगी, लिख लिया ना, लिखते बहुत जल्दी, उतनी जल्दी समझ भी लिया करो। ठीक है, चलो पांचवा, बस इसके बाद सब आप लोगों के पढ़े हुए भी हैं और अच्छे से समझते भी हैं, जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा उसको विस्तृत नहीं करेंगे। ठीक है, चले तो लाटानुप्रास में क्या लिखे थे, जहां पर शब्दों की, अपने से बनाएंगे इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो पर अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन ना हो, इसको अपने से बनाए बढ़िया। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। अब लिखें इसमें पूत कपूत वाला लिखें, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, क्योंकि वो दिमाग में बैठा रहता तो याद बना, बार बार बल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। पूत कपूत तो काधन संचय, पहले तो ये अनुप्रास है, ठीक है, और अंदर गए अनुप्रास के, ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, लाटानुप्रास। क्या हो गया, लाटानुप्रास, पूत सपूत तो काधन संचय। अरे कभी आप ऐसे अच्छी जगह पर बैठेंगे तो लोग उदाहरण में इसे बहुत यूज करते हैं, जब किसी की चर्चाएं होती हैं, है ना, कदर वो कपूत है, ठीक है, फिर किसी को आता होगा अगर उदाहरण, तो वो उदाहरण तुरंत देते हैं चपा के, देखो है क्यों, तो सत्य बात है। ठीक, चल अब लिखेंगे इसके बाद हम दूसरा अलंकार, यमक अलंकार, कुछ क्षण का विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछेंगे अलंकार, बताओ बेटा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं।
हाँ, अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार के बेटा आप बताओ। शब्द अलंकार के हाँ जितने आपको पता। ठीक है, ये 5 होते हैं। ठीक है, अब आप अनुप्रास के बताओ। अनुप्रास कौन कौन होते हैं? अनुप्रास अलंकार छेकानुप्रास और वर्षानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। बोलने में मिस्टेक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आप बताएं। 3 के बताओ, 3 नाम बताओ जल्दी से। अनुप्रास हाँ, लाटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, सत्यानुप्रास, बस 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 आप बताएं 5। छेकानुप्रास, सत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। बहुत अच्छा, आप छेकानुप्रास, सत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, बताओ। प्रास अब हो गए आप, तीसरी बार पढ़ रही हो, 5वीं बार अब हो गए ना। अनुप्रास के कितने भेद? 5। छेकानुप्रास, ठीक है। श्रुत्य, अब वो क्रम जरूरी नहीं है, क्रम तो हम एक जगह पर करते हैं, वो भी संधियों में। बाकी आपकी इच्छा है आगे पीछे खूब घूमे। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास, और कौन सा ये हमने नहीं बोला? ठीक है, अनंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, क्योंकि वृत्यानुप्रास ही तो हम पढ़ते रहे हमेशा से, जहाँ वर्णों की बार बार, वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो। जहाँ पर वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है आशुतोष, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास। जहाँ पर 1 या 1 से अधिक बार आवृत्ति हो तो वृत्यानुप्रास। जहाँ शब्दों की रिपीटिंग हो, उनके अर्थ न बदलने बेटा आप लाटानुप्रास। और जहाँ पर लास्ट के अंतिम तुक बन जाए, तुकबंदी हो, वहां पर अनंत्यानुप्रास। अंत वाला हो जाए अनंत्यानुप्रास, ठीक है। और जहां पर क्या बेटा? श्रुत्यानुप्रास को बताएं। श्रुत्य तुक नहीं है, अनंत्यानुप्रास। जहां पर मुख से उच्चारण से जो बोले जाते हैं बेटा, वो क्या है? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्य यानी जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग सुन रहे हैं ना, श्रुत कर रहे हैं। तो जब बोलेंगे हम कंठ तालु मूर्ध दंत ओष्ठी यहीं से तो बोलते हैं, ठीक है। कान से कम फड़फड़ाएंगे, बोल थोड़ी पाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे यहीं से, तो आप लोग नहीं सुनेंगे तो कोई और सुनेगा। जब कोई नहीं सुनने लगा, जब बच्चों ने सुनना बंद कर दिया तो फिर कैमरा को सुनाने लगी, तो इसमें रिकॉर्ड होने लगा। फिर ये देखो, एक बार हम बोलेंगे, फिर एक बार ये भी। यहाँ पर माइक्रो में बड़ी दिक्कत होती थी। एक लाउड स्पीकर होता था, एक माइक्रोफोन पढ़ते थे जो ध्वनि को परिवर्तित करता था। हम सोचते थे दोनों लाउड ही स्पीकर तो हैं। अच्छा, ये होता था वो माइक्रो वाला है। अरे होने दो, उसकी चिंता नहीं होता, वहां तक कोई देख। हाँ। अच्छा, रिकॉर्ड क्या होता है? यूट्यूब में डालते हैं। अरे तो यूट्यूब में डालते तो वहां तक देखें भी तो। अरे ठीक है, 1 ही मिनट की तो मुश्किल पड़ जाती है, हैं? पता नहीं कैसे ऑनलाइन पढ़ लेते। जबरदस्ती तो नहीं है। जबरदस्ती काम कुछ समय के लिए होता है बेटा, बहुत लंबे समय तक नहीं। कितने दिन तक बैठ कर नहीं पढ़ते ये लोग। इन्हें विश्वास है, हमें विश्वास है, सबको विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे, इसीलिए आप लोग पढ़ रहे। चले अब इसके बाद देखेंगे यमक अलंकार। कौन सा बेटा? यमक अलंकार। दूसरा हम पढ़ रहे अनुप्रास के बाद यमक अलंकार। तो बताएं बेटा, यमक अलंकार की परिभाषा कौन बताएगा अपने शब्दों में? जहाँ पर परंतु उनका अर्थ बदल जाता है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द आए, जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवृत्ति और उनका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। आप लोग अपने अनुसार लिखें ताकि आपको याद रहे। कितना मुश्किल हो जाता है ना एक लाइन लिखना। आपने जैसे बता दिया, नहीं ये हकीकत है, इसको आप लोग अन्यथा में ना लें, ठीक है। जैसे हमने कह दिया आप लिखना है, आपको खूब आती है, लेकिन एक बार सोचने पे फिर भी, ठीक है, लेकिन लिखें आप लोग, अच्छा लिखेंगे, ठीक है।
परिभाषा में लिखेंगे जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न। उसे क्या कहते हैं बेटा? यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण और बता दें आप लोग। कनक वाला तो बहुत बार पढ़ा सर ये तीन बेर खाती थी और तीन काली घटा का घमंड घटा। ठीक, ये भी लिख देंगे। और बता दो तो वो भी लिख देंगे, जिसको जितने याद है सब बता दो। ठीक है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। कनक कनकते वाला भी लिख लेना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, जो पाए गौराए और जो खाए गौराए। तो अर्थ भी आप लोगों को इसका पता ही होगा। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। जो सोना पा जाता है वो भी पागल हो जाता है, इसलिए सोना के चक्कर में नहीं जाना। अगर कोई ज्यादा चढ़ाए तो मना कर देना, ठीक है, इतना नहीं चाहिए। ठीक है, कनक कनकती सौगुनी। ठीक, हाँ। अब देखें, काली घटा का घमंड घटा। नहीं देखो, ये हम तो भर चुके हैं। अब रुक जाइए, रहीमन अपने श्लेष में पढ़ना। जब कोई चीज समझ में आने लगती है, एक बात बहुत सत्य बात है, जब हमें कुछ समझ में आने लगता है या कोई भी विषय हो, चाहे वो गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो हो, फिर हम अपने उसमें चले जाते हैं, पूर्वाग्रह में जो पढ़ा हुआ होता है। अब ये था, अब ये था, है ना। ये अच्छी बात रहती है, यानी कि आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ बैठे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक अलंकार है। आप सिर्फ बैठे हैं, आप सिर्फ बैठे हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया है, एक भाव परिवर्तन किया और उसमें अर्थ बदल जाता है। ये अलंकार की एक क्या है, बहुत अच्छी एक सुशोभिता या उसकी कहते हैं कि विशेषता है। इसलिए अलंकार हर को क्या करता है, जैसे हम रहीमन पानी को पढ़ते हैं, अब अगर आप इसको शेड की तरह पढ़ेंगे, रहीमन पानी को, रहीमन पानी राखिए तो बिन पानी सब सून। और इसे अगर उत्तेजित या अच्छी उससे पढ़ेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती मानस चून, कितना अच्छा है। ठीक है, चरत धरत चितवन करत, चिंता करत चाहूं चितवन और सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी चोर। पढ़ने का एक लहजा होता है, एक तरीका। हिंदी हमें अलग से नहीं आई, हिंदी ने हमें बताया कि किससे कैसे बोलना है। जैसे वही एक अर्थ और पढ़ते हैं आप लोग, कौन, तुम कौन, मैं हरी या मैं घनश्याम, पढ़े हैं ना। ठीक है, बाहर से आवाज आती, जब किसी ने खटखटाया तो आपने कहा तुम कौन हो, आवाज आती है मैं घनश्याम, तो कहीं और जाकर बरसो। ठीक है, कहते नहीं नहीं मैं हरी, तो कह रहे यहाँ क्या कर रही हो, जंगल में जाओ। अर्थ ही तो परिवर्तन किए, यानी हरि का मतलब होता है कृष्ण और एक हरि का मतलब होता है बंदर। एक घनश्याम का मतलब कृष्ण है और एक घनश्याम का मतलब बादल। तो कह रहे यहाँ क्या कर रही हो, जाके बरसो। वो कह रहा मैं हरि, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, जंगल में जाओ, पेड़ों में रुचको। ठीक है, तो अर्थ जहां पर सुंदरता लागे वही क्या होती है, अलंकार होती है। ठीक है, इसके बाद श्लेष अलंकार लिखेंगे। श्लेष का अर्थ क्या होता है, बता, श्लेष का अर्थ क्या है। प्रश्न में, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, श्लेष का अर्थ है। हाँ, श्लेष का अर्थ है चिपकना, है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लें, परिभाषा के पहले श्लेष का अर्थ है चिपकना।
जहां एक शब्द के कई अर्थ निकले, जहां एक शब्द के कई अर्थ निकले, जहां एक शब्द के कई अर्थ हों उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। अब इसमें लिखें चरण भरत चिंता करत, फिर चितवन चहुंगोर, या एक और सिंपल लिखें मंगन को देख पट देत बार बार है। बहुत बड़ा नहीं लिखें। मंगन को देख पट देत बार बार। बेटा मंगन याचक है। मंगन क्या है यहाँ पर? याचक, यानी मांगने वाला व्यक्ति है कोई। और यहाँ पर मंगन को देख, एक क्या है यहाँ पर? व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जो देख रहा है मंगन को, मांगने वाले को। तो बार बार पट मतलब वस्त्र होता है, और एक पट का अर्थ होता है दरवाजा। वो बार बार वस्त्र दे रहा है, मांगने वाले को बार बार क्या दे रहा है? वस्त्र। और फिर देखता है दूसरे प्रकार में कि उसे देखकर वो दरवाजा बंद कर ले रहा है। यानी एक शब्द पट, और इसमें दो अर्थ निकल आए, यानी बार बार। ठीक है, मंगन को देख पट देत बार बार है, यानी बार बार पट वस्त्र यानी दे रहा है, और उसी के अर्थ में पट क्या कर ले रहा है? बंद कर ले रहा है। ठीक है, हो गया। मंगन को देख पट देत बार बार है। और इसमें सुबरन को खोजत फिरत, इसको भी लिख लें, यहाँ से भी लिख लेंगे तब भी पहचान जाएंगे ना। ध्यान रखना, यही जो हम लोग पढ़ते हैं यही सेम टू सेम श्लोक या काव्य शैली बिल्कुल आपको रखी हुई मिल जाती है परीक्षा में। अलग से कुछ नहीं रखा मिलता है, बस इनमें क्या है जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो। जैसे हमने पिछली कक्षा में एक बार जब पुलिस का पेपर था तब आपको बार बार थोड़ा सा जिक्र करते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण बताए थे जो रस के भी थे। ठीक है, जैसे भयानक रस का बताया था, भय का, है ना। एक और अजगर लखी एक और मृगराज, जो आप लोग पढ़ के गए थे वो बिल्कुल वही उदाहरण ही थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी हम लोग जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेते वो आ जाते हैं, वो हमारा प्लस पॉइंट रहता है, समय बचा लेता है ना वो। ठीक है, अब उसमें भी सोचना पड़ जाए तो वो समय आपका दूसरे प्रश्न का ही ले जाता है। चलो तो इसमें देखें सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत। आज तो धूप है तो ठीक है। कवि व्याभिचारी और चोर। सुबरन मतलब सबकी दृष्टि में, सुबरन मतलब होता है कोई सुंदर चीज। क्या है? सुंदर चीज। अब सुंदर चीज है, और सुंदर चीज का मतलब कवि के लिए क्या हो जाएगा? वो सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। कवि क्या ढूंढेगा? जैसे हम याचक बोले, याचक मतलब क्या है? कोई मांगने वाला। तो याचक एक अलग शब्द आ गया ना। ठीक है, तो अच्छा लगा सुनने में। तो कवि या हिंदी के टीचर क्या है? अच्छे शब्द ढूंढ रहे हैं। सुबरन मतलब सुंदर वर्ण। अब जब व्याभिचारी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर स्त्री को चाहता है। ठीक है, लड़की देखने गया तो वो सुंदर लड़की चाहता है। ठीक है, अपने को नहीं देखेंगे कैसे हैं। ठीक है, तो या व्याभिचारी है जो भी व्यक्ति है उसकी दृष्टि में। ठीक है, और चोर को क्या चाहिए? सुंदर, या स्वर्ण मिल जाए, या सुंदर कोई सामान मिल जाए कि महंगा बिक जाए। तो एक शब्द के कई अर्थ, बोलो समझ में आया? आ गया ना। एक शब्द के कई अर्थ निकले तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, रुक जाओ पढ़ लो थोड़ी देर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब इसके बाद लिखें विप्सा। अगला लिख लें। अब इसमें हम हाँ ठीक है, आप लोग अब लिख लें वक्रोक्ति। चलो यही हो पाएगा तब तक। आदेश भी है ना कि आप लोगों को समय से जाना भी। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब क्लास से चेंज 4:30 बजे तक ठीक है, लेकिन कभी कभी क्लास से जैसे आधा घंटा भी लेट हो जाती है ना, तो कई बार घर वालों को भी चिंताएं होने लगती हैं कि आए क्यों नहीं है अभी तक। ठीक है, तो समय कभी कभार हो जाता है, लेकिन घर से भी जब भी क्लास ऐसे लेट हुआ करे तो एक बार मतलब कि सबको सूचित कर दिया करें घर में कि हाँ हम इतने टाइम तक आएंगे, ताकि वो लोग बेफिक्र रहें कि हाँ नहीं तो घड़ी 4 बजे अरे आई नहीं है 4:30 तो टेलीफोन ही लग जाए। ठीक है,
वो अपने लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। देखें, जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, वक्रोक्ति परिभाषा क्या, जब वक्ता समझ रहे हैं ना, वक्ता हम है बेटा, हाँ, जब वक्ता की बात करो, जब वक्ता की बात को श्रोता कौन है, जो श्रोता है सामने, जब वक्ता की बात को श्रोता कैसे समझ ले, उल्टा समझ ले। अभी आपको कुछ बताया था हमने, हरि वाला, उल्टा समझ ले तो वो क्या है, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या होता है देखो, कौन द्वार पर राधे में हरि, कौन द्वार पर राधे में हरि, कौन द्वार पर राधे में हरि, क्या बानर का यहाँ काम, क्या बानर का यहाँ काम। यहां पर किसी बात को लेकर खटपट हो गई है कृष्ण भगवान और राधा जी की, तो राधा जी को मनाने के लिए कृष्ण भगवान जाते हैं और खटखटाते हैं, तो राधा जी थोड़ी अटखेलियां करती हैं कि थोड़ा सा मजा लिया जाए, ठीक है। तो वो कहते हैं, जैसे वो खटखटाते हैं, कहते हैं हलू नहीं बोला होगा, जो कुछ बोला होगा, ठीक है, कौन द्वार पर, तब जब आवाज आती है केवाड़ी की, ठीक है, तो वो कहते हैं कौन द्वार पर, तो वो कहते हैं राधे में हरि, राधे में हरि, ठीक है। तो वो कहती हैं, अब अटखेली, क्या बानर का यहाँ काम, बानर मतलब बंदर, तो वो कहती हैं क्या बानर का यहाँ काम, ठीक है, जहां जाना वहां जाओ, तो उन्होंने हरि का अर्थ क्या निकाला, बानर मतलब बंदर, ठीक है, जबकि वो हरि कौन थे, कृष्ण भगवान, ठीक है। इतना पर्याप्त है इसके लिए, अब मतलब बंद नहीं करना है, ठीक है। पर्याप्त के कई अर्थ होते हैं, अब आप लोग अर्थ, आप क्योंकि हम तो भाई क्या वक्ता है, आप लोग श्रोता है, हमने कहा इतना पर्याप्त, तो आप लोग कुछ और समझ लें, तो पर्याप्त किताबें बंद होने लगती हैं, ठीक है। अब जब वक्रोक्ति में कभी भी ऐसे शब्द आए कि दूसरा कोई उसका अलग अर्थ निकाले, सुनने वाला अलग अर्थ निकाल दे, चाहे वो हंसी मजाक में ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आप नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो समझ जाने की ये वक्रोक्ति अलंकार कर रहा है हमारे साथ, और कुछ नहीं है, ठीक। चलो अब इसके बाद लिखें बेटा अगला, ठीक है, बीप्सा अलंकार, नीचे का लिख लिया करो, तब बता दिया करो, ऐसा नहीं पता चले कि ठीक है, आपके लिखे हुए हैं क्या, ठीक है, उसमें जो चीज वो करना, बड़े भी लिखे हैं, ठीक है, बाकी अच्छी बात है, कम से कम रिवाइज तो हुआ जा रहा है। बीप्सा अलंकार, वैसे इसके पहले कब किया था इसको रिवाइज नहीं किया, आज हो गया, बस इतना ही हमारी सफलता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसका रिवीजन अच्छा रहता ना। देखो हमेशा जब जो चीज़ बहुत अच्छे से आती हो, हम बार बार एक शब्द कहते हैं, पढ़ने का मन कैसे लगाया जाता है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती हो उसमें कभी आप लोग उसी से स्टार्ट किया करें थोड़ी देर के लिए, या आपको मैथ आती हो या आपको हिंदी आती हो, कुछ नहीं है, शब्द विलोम से शुरू कर दें, किसी ऐसी चीज़ से शुरू करें जो सरल लगे, क्योंकि ये दिमाग थोड़ी देर क्या है इधर उधर से हटके कॉन्सेंट्रेट तो हो जाए, वो सीधे कठिन लेके बैठ जाओगे, तो फिर वो और कहेगा कि वैसे ही तो हमें तो फिर वही कहानी है, हमें तो रोना था किसी ने चोटी ले ली, हमें तो पढ़ना ही नहीं था, जी कठिन सब्जेक्ट और आगे उनकी बनी नहीं रहा। जैसे कभी बच्चों को, जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे कभी पूछते हैं, जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं कोई पढ़ाते हुए, वो कहते हैं होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो कहते बन ही नहीं रहा था, है ना, तो बन ही नहीं रहा था, यही शब्द उनका रहता है, तो अरे पीछे वाला, पीछे से शुरू करते तो क्यों नहीं बन रहा था, तो कम से कम पेज तो भर के लाते, तो पेज चले लिखें बीप्सा में, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है बेटा, परिभाषा में इसको लिखेंगे, जब
अत्यंत आदर के साथ शब्द की पुनरावृत्ति हुई। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वीप्सा। जैसे एक शब्द चलता है राधे राधे, ठीक है, राम राम, हरि हरि, है ना, मधुर मधुर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। हरे हरे, हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। हाँ हाँ मतलब बड़े प्यार से हाँ हाँ लिखना। हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। और बता देना उदाहरण हो तो बताओ बेटा, वीप्सा के उदाहरण बताओ। और लिखे हैं उसमें? कौन सा लिखे? मोटिव कैसे? मोहे मोहे, हाँ ठीक है। राधे राधे, हा हा, हाँ हाँ, हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। जैसे बड़ी प्रेम से बोलना, बड़ी आदर के साथ। हाँ हाँ, रोको मत, बीच में टोको मत, ठीक है। तो जी बड़े शब्द के साथ किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसमें बड़ा आदर भाव प्रकट होता हो, ठीक है। जैसे अब राम राम, अब चलते हैं, ठीक है। आदर के साथ कोई बात बोली जाए, कोई शब्द कहा जाए तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। और इसी अलंकार के साथ हम शब्द अलंकार को क्या करते हैं, यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। शब्द अलंकार हमारे 5 प्रकार के जो होते हैं, उसमें अनुप्रास पढ़ा हमने, ठीक है। और कौन सा पढ़ा? अनुप्रास, यमक पढ़ा। यमक यहाँ पर 2 शब्द हो, दोनों के अर्थ अलग अलग। श्लेष, जहाँ पे एक शब्द हो एक के कई अर्थ निकालती हूँ, श्लेष है। वक्रोक्ति, जहाँ पर कोई सुनने वाला दूसरा अर्थ निकाल ले, वो वक्रोक्ति। और वीप्सा, जहाँ पर बड़े आदर के साथ कोई शब्द बोला जाए, वो क्या होता है? वीप्सा अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार कर लें पूरा, फिर जो रह जाएगा तो उसे अगली उसमें करवा लेंगे वहीं से, हैं। अर्थ अलंकार में जहां पर अर्थ में अलंकार हो, ठीक है, जो अर्थ की शोभा बढ़ाए, जो शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करे, अर्थ अलंकार में लिख लेना। अर्थ अलंकार जो शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अर्थ अलंकार है। बहुत प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं, है ना, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। इसमें आज हम आपको सिर्फ उनके बारे में बताएं, फिर लिखवाएंगे अगली बार, ठीक है। जैसे हमने देखा कुछ उसके बारे में आज चर्चा कर लें, और लिखवाना नहीं है अभी। अब आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, लिखवा देंगे हम अब, क्योंकि उतना लिख नहीं पाएंगे, एक ही 2 हो पाएंगे, उपमा या रूपक, है ना। तो देखें जैसे उपमा है, इसमें सिर्फ इनके शब्दों को हम बता देंगे। उपमा में हम क्या पढ़ते हैं और क्या समझना है हमें, वो समझ लेंगे तो आगे की सब आसान हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली उपमा जो होती है बेटा, वो तुलना होती है। क्या होती है? तुलना होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके पहले 4 प्रकार की चीजें इसमें जानते हैं हम उपमा में। एक होता है उपमेय बेटा, क्या होता है? उपमेय होता है। दूसरा होता है उपमान होता है। तीसरा होता है वाचक शब्द, ठीक है। और फिर होता है साधारण धर्म। उपमेय हम हैं, आप हैं, जो पास की चीज है वो उपमेय है, ठीक है।
जो शरीर से संबंधित हो वो उपमेय है, चाहे वो मन हो चाहे मुख हो, वो सब क्या है? उपमेय है। जिसकी चर्चा की जाए, जिसकी बात हो रही हो बेटा, जिसकी बात हो, जिसकी, वो कौन है? उपमेय है। उपमेय, उपमेय, में मतलब में। जब भी आप उपमेय को अगर भूल रहे हो तो आप कहें उपमेय मतलब में, मतलब जिसकी चर्चा हो रही है वो कौन है? उपमेय है। उपमान, जिसे मान लिया, तो जिसकी और जिससे तुलना की जाएगी, जिससे तुलना हो या जिससे बात हो, ये हो गया। हम उपमा की अभी बात कर रहे हैं, ये दो तो सब कहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखें, उपमा और उपमान हो गया। वाचक शब्द, सबके अपने अपने वाचक शब्द होते हैं। वाचक यानी जैसे पहचानने का एक सिंपल तरीका, जैसे इसमें क्या होता है? सा, सी, से, सम, सरस, जैसा, सासम, समान, समान, सरस, जैसा शब्द आ जाए तो वो क्या होता है बेटा? वाचक शब्द होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? वाचक शब्द होता है। और साधारण धर्म क्या होता है? एक बहुत विशिष्ट चीज होती है। जैसे कोई सुंदर है ना, जैसे सुंदर चीज आ गई, सुंदरता आ गई, इन सब के बारे में बात हो तो वो क्या होते हैं? साधारण धर्म। यानी हर चीज की क्या होती है? कुछ ना कुछ जो गुण उपमेय और उपमान में क्या हो? समान हो। क्या होते हैं? जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो, जो गुण दोनों में क्या हो? समान हो। अब इसमें एक उदाहरण के साथ हम आपको 3 बातें क्लियर करवा देंगे। जहां पर देखो, इसको उपमा अलंकार को एक और अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगर कोई बताएगा, वो तो इसके प्रकार हो गए, पूर्णोत्तमा, उत्तरोत्तमा, 3 प्रकार। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसी का एक और प्रतीक, क्या है? प्रतीक। तो दोनों में ध्यान रखना, उपमा को एक और नाम से, इसे और नाम से नहीं जाना जाता, जिसका जस्ट विपरीत ही होता है प्रतीक। कहीं आ जाए उपमा का विपरीत क्या होता है? तो प्रतीक अलंकार होता है। क्यों होता है? ये अभी बता रहे हैं हम। यहाँ पर हम लिख दें उपमेय, लिख दें बेटा, उपमान लिख दें, एक सारणी बना दें। जहां पर देखना, जहां पर उपमेय की तुलना, ये चांद है, चांद थोड़ा अच्छा बना दे, लो जैसे बना दे। इस व्यक्ति की तुलना, इसकी तुलना, ये उपमेय है ना, इसकी तुलना जब हमने किससे कर दी? उपमान से कर दी है, चंद्रमा से कर दी है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? इसको क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? उपमा। जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वो क्या है? उपमा अलंकार है। और जब उपमान की बात उपमेय से कर दी जाए तो वो प्रतीक अलंकार होता है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। एक उदाहरण के साथ इसको कोशिश कर रहे हैं समझा दे। अगर इसको हमने कहीं पर लिखा तो था, जैसे पीपल पात जाम से रोशन चेहरा। चलो इसमें जैसे नीलमा चंद्रमा जैसी सुंदर, मुख चंद्रमा के समान है। मुख, एक इसी को बना ले, मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। मुख चंद्रमा के समान है। और यहां पर आ जाए चंद्रमा, चंद्रमा किसके समान है? मुख के समान है। मुख यानी जो उपमेय है, जो शरीर है, जो व्यक्ति है, उसकी तुलना जब हम किसी दूर की वस्तु से करते हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आप ही के मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी जाए। कभी चंद्रमा को भी बोल दिया जाए, देखो चंद्रमा तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर वाले एक उदाहरण बहुत देते हैं, देखो तो शकल में 12 बज गए, अपनी शकल की तुलना घड़ी से कर देते हैं, कर देते खेल के आ रहे हैं या फिर ऐसे ही हो। अब तो छोटे में, अब तो नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन तब छोटे में खेल के आ रहे हो आशुतोष, तो सुना कभी तुम्हें मिला ऐसा उदाहरण है?
तो फिर तुम्हें कुछ और बोला जाता है। ठीक है, देखो अब तो इसमें बोला जाता है कि देखो कैसे मतलब कि शक्ल में 12 बज गई हैं या ऐसा, तो यानी कि हमारे चेहरे की तुलना घड़ी से कर दी। अब कभी कह दी जाए देखो घड़ी में जो बज रहा है, घड़ी का मुंह तुम्हारे चेहरे जैसा है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। यानी उपमा का उल्टा जो होता है वो कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप होता है। जिस प्रकार से बेटा यमक किसका उल्टा होता है? लाटानुप्रास का। किसका होता है उल्टा? लाटानुप्रास का उल्टा ही होता है। ठीक है, दोनों में शब्द रहते हैं, बस एक में कोई भिन्नता नहीं होगी, एक में अलग अलग होंगे। इसी प्रकार से प्रतीप क्या होता है? उपमेय। जब हम उपमेय यानी आप उपमेय समझ गए हो ना? उपमेय में तो नहीं है क्योंकि ये बहुत समय से विशेषण विशेष है ना। उपमेय मतलब हम आप हैं। ठीक है, मुख मयंक संबंध मनोहर, मुख चंद्रमा के समान है। सिया मुख सुंदर चंद समान, यानी सिया जी का मुख किसके समान? सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी। पीपल पात सरस मन डोला, पीपल पात सरस मन डोला, सरस मन डोला यानी मन किस प्रकार से डोला? पीपल के पत्तों की जगह। मन कहाँ? हमारे शरीर ही में तो है मन। जब शरीर की तुलना किसी दूसरी दूर की चीज से कर दी जाए तो वो क्या होगा बेटा? वो उपमा अलंकार होता है। चाहे वो शरीर के अंग हो या कोई हमारे शरीर की ऐसी हो तो उसकी तुलना की जाए तो वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। और यहाँ पर हम उपमेय उपमान वाचक सब साधारण शब्द हर जगह पढ़ते हैं। इसके आगे के आप लिखेंगे जो अर्थ अलंकार की, वो अगली क्लास में लिखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।